छोटे नन्हे नन्हे बट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जीन प्यासे का नैतिक विकास। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीन प्यासे का नैतिक विकास। कोहलबर्ग का आप पढ़ चुके हो, हम हैं जीन प्यासे हम जीन प्यासे नहीं है, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं, हम हैं निशा शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं जीन प्यासे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं भाई जीन प्यासे का नैतिक विकास। कुछ भी नहीं है इस भैया के नैतिक विकास में, इसके संज्ञानात्मक विकास ने जितना तुम्हें पकाया है 2 दिन, इसके नैतिक विकास में 1-2 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, जीन प्यासे ने बुक लिखी थी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैं एक बार इसको पीपीटी से ही पढ़ा देती हूँ क्योंकि इनमें वो नहीं है ज्यादा लिख समझाने वाला, कुछ बहुत यूनिक चीजें नहीं है, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है, बता दूंगी। ठीक है, तो इसने थ्योरी लिखी थी भाई मॉरल डेवलपमेंट की, और मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर एक किताब भी लिखी थी बच्चों की। देखिए इसकी जो जीन प्यासे की नैतिकता है, इसने 2 स्टेज बताए हैं। मान लो यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी कम भी है ना, मान लो किसी को लग रहा है कि मुझे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो समझो ये है ही नहीं आपके सामने। ठीक है, तो समझो ये है ही नहीं आपके सामने, मैं बोल रही हूँ उस पर काम करना है। और ये पीडीएफ आपको पता, जो भी चैप्टर में पीडीएफ से पढ़ाऊंगी आफ्टर द क्लास, ये पीडीएफ आपको इसी चैप्टर के बिल्कुल साथ में अटैच मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, प्याजे की नैतिकता के 2 टाइप हैं, मतलब जीन प्याजे की जो मोरलिटी है उसकी नैतिकता के 2 टाइप है। तुम 2 लेक्चर झेलते मेरे को दुखी नहीं हुए, जो तीसरा भी पढ़ने को तैयार हो इंग्लिश। देखो यहां पर ध्यान से, प्याजे के नैतिक विकास के 2 लेवल हैं, सिर्फ 2 नाम याद करने हैं, तीसरा कोई लेवल याद नहीं करना। 2 लेवल हैं, एक लेवल का नाम है हेट्रोनोमस मोरलिटी। हेट्रोनोमस HETERONOMUS। ठीक है, यदि यहाँ आपको विजिबिलिटी में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं लिख रही हूँ उस पर काम कर लो। तो जीन प्यासे की एक स्टेज का नाम है जिसका नाम है हेट्रोनोमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परायत नैतिकता की अवस्था। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, परायत नैतिकता की अवस्था। तो पहली जो एज है उसका नाम है हेट्रोनोमस, और इसकी जो दूसरी एज है उसका नाम है ऑटोनोमस। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ऑटोनोमस। दूसरी एज का नाम है ऑटोनोमस, जिसको बोलते हैं स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था मीन्स आपने क्या समझना है कि जीन प्याजे की जो नैतिकता है वो 2 तरीके से है। जीन प्याजे का जैसे संज्ञानात्मक विकास 4 स्टेजेस में था, तो जीन प्याजे का जो नैतिक विकास है बेटा वो 2 ही स्टेज में है। 2 स्टेज का नाम क्या है, पहली स्टेज का नाम है हेट्रोनोमस परायत्त नैतिकता की अवस्था, और दूसरी स्टेज का जो नाम है वो है ऑटोनोमस स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। क्या है, इन शब्दों को समझो। पराया मीन्स, परायत मीन्स पराया, स्वायत्त मीन्स अपना। सीधी सी शब्दों में मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ, इसको मत देखो बोर्ड को, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना। एक पहली स्टेज है और एक दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज का टाइम होता 2 वर्ष से 8 वर्ष। बुक के अंदर मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। बुक में दे रखा टाइम 7 से 8 वर्ष, ये गलत है, 2 से 8 वर्ष होगा, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो 2 से 8 वर्ष होगा, इसका जो टाइम होगा बुक में वो गलत है, 2 से 8 वर्ष आप इसको कर लेंगे। तो पहली उम्र का टाइम होता 2 से 8 वर्ष। तो प्यासे क्या कहता है कि जो पहली उम्र की मोरलिटी बच्चों के अंदर होती है, जो पहली उम्र की नैतिकता बच्चों में होती है, वो परायत्तता की होती है। परायत्तता की मतलब जो दूसरों की मोरलिटी है उनकी नजर में वही मोरलिटी है, जो समाज की मोरलिटी है उनकी नजर में वही मोरलिटी है। मीन्स पहली स्टेज पर बच्चा क्या सोचता है कि मोरलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। उसको ये लगता है कि मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बात के लिए पिट गया, किसी बच्चे की किसी बात के लिए झकास पिटाई होगी। अब जब उसकी किसी बात के लिए झकास पिटाई होगी, मान लो मतलब एक बच्चे की मतलब जबरदस्त वाली पिटाई होगी किसी बात के लिए, और दूसरे बच्चे ने देख लिया कि इसकी पिटाई इस काम के लिए हुई है, तो दूसरे बच्चे के मन में हमेशा के लिए पता क्या हो जाएगा कि ये काम इसने करा है ना, तो इसकी पिटाई हुई है, इसका मतलब ये काम करना गलत है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या कहता है भाई कि ये काम मतलब इस बात के लिए हुआ है, तो इसका मतलब ये काम गलत है। मान लो मेरी मम्मी ने किसी बात के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया, 2 से 8 साल का बच्चा सामने खड़ा है, अब वो देख रहा है यार इसकी मम्मी ने इसको इस बात के लिए थप्पड़ मारा है,
तो उस बच्चे के मन में ये छाप हो जाएगी कि ये काम मैं करूंगा तो मुझे भी थप्पड़ मन लगेगा। मतलब उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, उसका अपना कोई मोरलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पराये लोगों जो कर रहे हैं, दुनिया जो कर रही है, जो वो घर में देख रहा है, समाज में देख रहा है, दूसरों में देख रहा है, उसके लिए वो ही मोरलिटी है। ठीक है, किसी काम पर सजा मिल रही है तो उसके लिए वो काम गलत है, किसी काम पर अप्रिसिएशन मिल रही है तो उसके लिए वो काम ठीक है। ठीक है, तो पहली एज में मतलब दूसरों पर बेस्ड होती है उसकी नैतिकता दूसरों पर ही क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, तो किस पर बेस्ड होती है, दूसरों पर। तो इसमें दो तीन ही बातें हैं। किस स्तर पर बच्चे में अपनी समझ नहीं होती, मतलब बच्चे के अंदर अपना कोई थिंकिंग नहीं होती, कोई समझ नहीं होता, वो बाहरी चीजों को सत्य के रूप में देखता है, जो उसके कॉन्सेप्ट लोगों ने बना रखे हैं चीजों के लिए। यदि मान लो मैंने मेरे बच्चों को कह रखा है ये गलत है, तो मेरा बच्चा सोचेगा ये गलत है। मैंने कहा कि नॉन वेज खाना गंदी बात होती है, तो मतलब वो हमेशा यही सोचेंगे कि ये गंदी बात होती है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब बना रखा है। मतलब मोरलिटी उनके लिए एक एक्सटर्नल चीज होती है। मतलब ध्यान रखना, ये पॉइंट आ जाते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट। मोरलिटी उनके लिए एक एक्सटर्नल फैक्ट है, एक बाह्य फैक्ट है। उनके दिल दिमाग में कोई मोरलिटी नहीं है, एक बाह्य फैक्टर है मोरलिटी उनके लिए। ठीक है, एक मतलब मोरल रियलिज्म है। उनको लगता है कि समाज के जो नियम है वो अपरिवर्तनशील है, समाज के जो रूल्स हैं उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन समाज के नियम चेंज नहीं होंगे, ये सोचता है जीन प्याजे का बच्चा पहली स्टेज पर मोरलिटी के लिए। क्लियर, तो यही है पहली स्टेज। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्टेज। मतलब बच्चे की खुद की मंशा, खुद की थॉट कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए दूसरा जो कर रहा है, दूसरा जो सोच रहा है, समाज जो करता है, बस वही है। आप कभी भी उनको चेंज नहीं कर सकते। उसको लगता है कि ये ना परिवर्तित होने वाली चीज है। ठीक है, ना चेंज होने वाली चीज है। अब जो दूसरी स्टेज आती है ऑटोनोमस, स्वायत्त उन्मुक्ता। स्वायत्त मतलब ये 8 साल से 12 साल के बीच आती है। तो इस स्टेज पे बच्चे का अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। मतलब उसको ये पता चल जाता है, अरे लिखवा देती मैं बोर्ड पे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चीजों को समझो। मैंने दो ही तो बात बताई है, एक हेट्रोनोमस और एक ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस जो ये बोल तो रही हूँ कि दो ना चेंज होने वाली चीजें होती हैं, जिनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। और ऑटोनोमस वो मोरलिटी जब आप खुद के अंदर से चीजों को बना लेते हो, खुद के दिमाग के आपके, आप खुद ये सोचने लग जाते हो कि मोरलिटी दुनिया ने नहीं बनाई, नैतिकता मैं बना रही हूँ। मुझे लग रहा है ये काम गलत है तो ये काम गलत है, समाज को ये काम गलत लग रहा है और मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं कहूंगी ये काम ठीक है। तो मतलब दूसरी स्टेज में बच्चे का अपना दिमाग नैतिकता के कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। ऑटो मीन्स खुद, तो दूसरी स्टेज पर बच्चे का खुद का दिमाग नैतिकता को समझने लग जाता है, नैतिकता पे काम करने लग जाता है। बस ठीक है, तो खुद का दिमाग जब मोरलिटी को समझने लग जाता है, खुद का दिमाग मोरलिटी से काम करने लग जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। इस एज में बच्चा सोचता है कि नैतिकता के जो नियम है वो बदल सकते हैं। पहली स्टेज पे क्या सोचता है, गिलास गिरने से मुझे चोट लगी है तो गिलास गिरना अपराध है, मतलब गिलास गिरेगा तो मम्मी मारेगी तो वो मेरे लिए गलत है। लेकिन दूसरी स्टेज पे वो समझ जाता है कि मैंने कौन सा गिलास जानबूझ के तोड़े हैं, वो तो गिरे हैं, वो गलत नहीं है। तो मतलब दूसरी स्टेज पर जो बच्चे का एक माइंड है, एक फोकस है, वो चेंज हो जाता है और उसके लिए मोरलिटी वो कॉन्सेप्ट हो जाता है जो परिवर्तित हो सकता है। वो सोचता है लव मैरिज करना गलत नहीं है, यदि मुझे पसंद है तो मैं करूंगा, समाज कहती है गलत है तो कहने दो। कहने का मतलब बच्चा अपने थॉट्स जो है क्रिएट करने लग जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब इन शब्दों को याद करना कहाँ से मुश्किल है बताना। परायत मतलब दूसरा, तो पहली स्टेज पे वो दूसरों के हिसाब से मोरलिटी को समझता है। स्वायत्त मतलब अपना, दूसरी स्टेज पर वो अपने हिसाब से मोरलिटी को समझता है। और कुछ भी नहीं है जीन प्याजे की मोरलिटी के कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ? फटाफट बता दो, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं, याद भी नहीं करना। पहली स्टेज पे मोरलिटी ना चेंज होने वाली है, दूसरी स्टेज पर परिवर्तित हो सकती है, पहली स्टेज पर बाह्य है, दूसरी स्टेज पर आंतरिक है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में आपको याद करने के लिए। ठीक है, अब जीन प्याजे के साथ साथ, अब जीन प्याजे के साथ साथ और कोहलबर्ग के साथ साथ एक बंदा और आता है सामने, जिसका आज तक अपने एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, आज तक एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो बंदा है हैविंगहर्स्ट। बट मैं इसलिए बता रही हूं शायद पीजीटी में पूछ लें, बाकी मुझे ना के बराबर उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई ये नाम आ भी गया तो आपको पता हो। हाँ, जीन प्याजे की जो नैतिकता की अवस्था है वो 2 से 8 है, लेकिन कई सारी बुक्स में
एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में 2 से 8 था ही नहीं, ऑप्शन में था 4 से 7, और ऑप्शन में था 4 से 7, 0 से 2, कुछ ऐसे ऑप्शन आए हुए थे। मतलब प्यासे की नैतिकता की पहली अवस्था की एज पूछी गई थी, तो ऐसे ऑप्शन आए थे। तो ध्यान से सुनना, जब आपको 2 से 8 ऑप्शन नहीं आए ना, तो आपको ये देख लेना इस ऑप्शन के बीच में जो ऑप्शन होगा ना वही आपका आंसर होगा। उसने 2 से 8 ऑप्शन में नहीं दिया था, 4 से 7 दिया था, तो 4 से 7 दिया था, तो इसका मतलब वो आपका जो ऑप्शन है ना 2 से 8 के बीच ही खत्म हो जाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ना तो वो ऑप्शन 8 से ऊपर जाना चाहिए, ना ही वो ऑप्शन 2 से कम आना चाहिए। तो ऐसा जो बीच का ऑप्शन होगा उसको टिक कराना, ठीक है। अब देखिए, हैविंग हर्स्ट का नैतिक विकास। हैविंग हर्स्ट के नैतिक विकास में आज तक नहीं आया क्वेश्चन, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हैविंग हर्स्ट का नाम का एक बंदा है जिसने कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। बट इसका पॉपुलर नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि प्याजे इतना फेमस था, कोलबर्ग इतना फेमस था कि इसको बेचारे को किसी ने पूछा ही नहीं। कई बार होता है ना, जो लोग फेमस होते हैं वो फेमस होते चले जाते हैं, और हमारे जैसे जो बेचारे थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, जिनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कम होते हैं, हम चाहे कितना ही अच्छा सिद्धांत दे दें, अब हम फेमस ही नहीं होते इतने। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि हम इतने फेमस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कोलबर्ग फेमस हो गया, बेचारे ने बात तो इसने भी बहुत अच्छी बताई है नैतिकता के लिए, बट ये फेमस नहीं हुआ, है ना, हमारी तरह बैठा है ये बेचारा। अब देखो, इसने 5 स्टेजेस बताई हैं। इसने कितनी स्टेज बताई हैं? 5। क्या है 5 स्टेजेस? जस्ट हैव ए लुक ऑन द नेम्स ओनली। इसने 5 स्टेज बताई हैं। पहली स्टेज है पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है। पहली स्टेज का नाम है पूर्व नैतिक अवस्था, जिसको हम अब नॉर्मल एज, एमोरल एज कहते हैं। अब पूर्व नैतिक एमोरल मतलब इसके अंदर नैतिकता होती ही नहीं है, ठीक है। ये कहता है हैविंग हर्स्ट कि 0 के 2 साल के बच्चों में नैतिकता होती ही नहीं है। मतलब जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं, आप इसका जो सही आंसर है 4 से 7 ही कर लेना, क्योंकि पेपर के आंसर की में भी 4 से 7 ही था। जीन प्याजे की जो पहली अवस्था है, वैसे इसका है ना 2 से 8 लिखा था उसमें बीएड की मंगल पांडे में, बट एस्टेट सीटेट की आंसर की में है ना, इसका आंसर 4 से 7 है, जीन प्याजे की नैतिक विकास की पहली अवस्था का। तो 4 से 7 ही कर लेना, ठीक है। 4 से 7 ऑप्शन में आए तो हमेशा 4 से 7 ही ठीक करके आना। अब देखो अब ये कह रहा है सबसे पहली जो मेरी एज होती है वो पूर्व नैतिक अवस्था होती है। आप पूर्व नैतिक अवस्था होती है, तो पूर्व नैतिक अवस्था में जन्म से 2 साल होती है। कहता भाई इसमें बच्चे का कोई नैतिक विकास नहीं होता, ठीक है। ये जीन प्याजे का भाई है, ये कहता 0 से 2 साल के बच्चे तो यूं ही होते हैं, यूं ही टाइम पास करते हैं, सहज क्रियाएं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उनकी। तो ये भी वही बात कहता है। दूसरी स्टेज है इसकी सेल्फ सेंटर्ड नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित नैतिक अवस्था, ठीक है। दूसरी है स्व केंद्रित नैतिक अवस्था। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा स्व केंद्रित, देखो किसी भी चीज को नहीं रटना, स्व मतलब खुद से, तो वो खुद से ये कहता है, वो खुद से क्या कहता है भाई? वो खुद से कहता है कि ये सही है और ये गलत है। मतलब दूसरी एज में वो ये पता कर लेता है कि ये सही है और ये गलत है, बस, ठीक है। दूसरी एज में क्या कहता है? ये सही, ये गलत, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तीसरी एज की बात करें, तीसरी एज की बात है कन्वेंशनल स्टेज, परंपराओं की अवस्था। परंपरा, अब ये क्या है भाई? परंपरा, 7 से 12 साल का बच्चा, परंपरा मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं, तो जो रीति रिवाज से मोरलिटी सीखता है वो परंपराओं की अवस्था है, ठीक। चौथा है आधारहीन आत्म चेतना, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। आधारहीन आत्म चेतना मतलब इसमें सेम वही, ये प्याजे से मिल नहीं रहा थोड़ा थोड़ा, इसमें बच्चा वही इसमें बच्चा वही काम करता है जो कंक्रीट ठोस पर होता है, जो तर्कहीन होता है, जो कि कंक्रीट होता है, जो ठोस होता है, मतलब तर्क नहीं होता, और ऐसा चिंतन करता है, ऐसी मोरलिटी सीखता है जो तर्क के बिना होती है। तो ये 5वीं स्टेज होती है, ठीक है। मतलब इस स्टेज में बच्चा क्या सोचता है भाई? चिंतन करता रहता है अपने आप को, और इस अवस्था में वो अपने आप को एंजल सोचता है कि भाई मैं एंजल हूँ, मतलब मैं ज्यादा चिंतन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक देवदूत की तरह हूँ, मैं कुछ कुछ सोच सकता हूँ, ऐसा सोचता है अपने लिए। 5वीं स्टेज है रेशनल कॉन्शियसनेस मतलब अवस्था। इस अवस्था में बच्चा भावनाओं से काम लेता है, भावनाओं की मोरलिटी सीखता है। देखो ध्यान से, क्या है, आपको ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, हैविंग हर्स्ट नाम का एक बंदा था, उसने नैतिक विकास दिया, उसने 5 अवस्थाएं दी। अब देखो याद करना कितना आसान है, इसकी 5 अवस्थाओं को बिल्कुल बिना दिमाग लगाए याद करते हैं, ठीक है। दिमाग मत लगाना, थोड़ा सा लगा लेना।
कहता शुरू में तो बच्चे में नैतिकता होती ही नहीं, अनैतिक हो गया। फिर कहता अपने आप से वो सही गलत सीख रहा है, मतलब सब केंद्रित हो गया। फिर भाई अपने आप से केंद्रित होकर परंपराओं पे आ गया, अब अपने आप तक कब तक रहेगा, फिर वो परंपराओं पे आ गया। अब परंपराओं पे आ गया तो बिना तर्क के चिंतन कर रहा, अगली बार तर्क से चिंतन करने लगा। बस यही इसकी स्टेजेस के नाम है। इसकी एजेस जो है वो जीन प्याजे से मिलती जुलती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये था हेमिंगहर्स्ट का नैतिक विकास, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, तो ज्यादा मतलब वो मत करना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता होता कि इस चैप्टर को मैंने किस अंदाज में पढ़ाना है। अब आते हैं आज के मेन चैप्टर के ऊपर, जो हमने आज का मेन चैप्टर करना है उसके ऊपर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कैन मार्क स्टार ऑन दिस चैप्टर। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। चैप्टर है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। अरे आप मंगल वंगल सब बुक छोड़ो, बता दिया मैंने, वैसे 2 से 8 है इसका टाइम, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में 4 से 7 मिले तो आप 4 से 7 टिक करके आना, ऑप्शन में 4 से 7 ना मिले तो 2 से 8 टिक कर आना। इस कहानी को यहीं खत्म कर दो बस, मैंने जो बताई है, ठीक है। क्योंकि हम आंसर्स की के हिसाब से भी डील कर लेते हैं कई बार अपने कॉन्सेप्ट को। हाँ, थैंक यू पूजा शर्मा, थैंक यू सो मच। जब मैं एक चीज को शुद्ध हिंदी में 4 बार बता देती हूँ कि ये ऑप्शन आए तो यही कराना, नहीं तो वो कराना, तो मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं समझा पा रही या तुम समझ नहीं पाते। फिर हर बच्चा एक ही बात, एक ही कमेंट किया जा रहा है, ऑटोनोमस का एज बताओ, ऑटोनोमस का एज बताओ। फारसी में 36 बार मैं बता चुकी हूँ कि 4 से 7 ऑप्शन आए तो 4 से 7 को प्रायोरिटी देना, क्योंकि सीटेट टेस्टेड की आंसर की ने उसको माना था। यदि 4 से 7 ऑप्शन में ना आए तो 2 से 8 कराना, तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा इनके अलावा, ठीक है। हाँ, तो मतलब मुझे कई बार ये लगता है यार मैं ही सही नहीं बता पाई या तुम ही समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उसी सेम क्वेश्चन को 10 बच्चे बार पूछते हैं। फिर क्यों पूछते हो? चलो, हाँ पूछो, तुम्हें पूरा राइट है। जब तक चीजें समझ नहीं आए तो 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, तुम्हें अधिकार है। लेकिन किसी बात को मैं ही 10 बार बोल चुकी हूँ और उसी को फिर क्वेश्चन में पूछते हैं, तब मुझे लगता है यार मैं समझा नहीं पा रही क्या, मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रही। ये हो जाता ऑनलाइन में। ऑफलाइन में होती थी कि मैं क्या बीमारी है, समझ नहीं आ रही तेरे मेरी बात, है ना। ऑफलाइन में तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, बट मैं ऐसे कभी नहीं बोलती, मजाक की बात है ये तो, तुम्हें हंसवाने के लिए। कि ऑफलाइन में तो हम कहते हैं क्या बात है भाई, समझ नहीं आ रही। 6 बार बता ली मैंने बात, फिर उस लड़की की शक्ल देखने वाली होती है, फिर कहती हाँ मैडम आ गई। वैसे ऑफलाइन में मजा बहुत आता है, लड़कियों के बड़े मजे लेती हूँ मैं। चौथी अवस्था में देवदूत, ठीक है। चलो, एक बच्ची फिर कमेंट कर रही ऑटोनोमस एज बता दे, अब तो मैं कतई नहीं बताती, वीडियो को सुनना दोबारा। हे भगवान, ये मैंने ब्रेक दिया है 2 छोटे छोटे चैप्टर के बाद। चलो अब शुरू करते हैं, थोड़ा हंसवाना भी जरूरी है ना। देखो अब ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई पागलों की तरह पढ़ते रहेंगे या कुछ भी है। पेपर सिर पे हमें पता है, लेकिन मैं अपने कंटेंट को लेके कॉन्फिडेंट होती हूँ और अपने बच्चों की मेहनत को लेके डबल कॉन्फिडेंट होती हूँ। 30 अक्टूबर तक सारा सिलेबस हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंडे से एक क्लास और बढ़ा रही हूँ मैं सुबह में, ठीक है। टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके बैच में लाइव रिकॉर्डेड के साथ में टेलीग्राम होगा, वहां टच कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर आ जाना, क्योंकि कोई भी न्यूज अपडेट होता है, टाइम कम है तो टेलीग्राम पे भी हम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी जरूर आया करो। चलो, हम्म अरे मैं लड़कियों की बेइज्जती नहीं करती, मतलब मजा आता है, तुम्हें क्या पता। मतलब पता क्या है, मेरा एक्चुअली स्पेशलाइजेशन एस्टेट रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने तो हजारों लड़कों को भी पढ़ाया है। एसएससी, हरियाणा पुलिस, ये सब बैच मैंने पढ़ाए हैं। लेकिन मेरी कुछ ज्यादा अटैचमेंट रही है एस्टेट के बैच से, मतलब कभी से ही लगा लो, अकेडमीज में शुरू से पढ़ाती हूँ। और एस्टेट ज्यादा लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, ठीक है, एस्टेट में ज्यादा लड़कियां ही लड़कियां होती थी, तो मतलब मजे तो न्यारे ही आते थे उन लड़कियों के साथ, ठीक है। एक लड़की तो मतलब एक पूरा लेक्चर गुजर गया एक दिन, और भाई मतलब मेरे को इतना लगे, मैं उस लड़की को ही नोट करती, वो ना कभी किसी की चप्पल देख रही, कभी किसी की सूट देख रही, कभी पंखा देख रही, कभी कोई, मैंने कहा क्या बीमारी है, तू पढ़ने आई है सूट चप्पल देखने आई है? एक नजर तो सब देखते हैं भाई, मैं भी देखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। आप तो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे बैठे हो, लेकिन ऑफलाइन में तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करती थी तो भाई लड़की, मतलब बीइंग एन गर्ल, भाई लड़कियों की आदत होती है थोड़ा सूट साट देख लेते हैं हम, तो एक नजर तो मेरी भी सब पे पड़ती है।
लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता कि मैडम ने हमारा सूट देखा है, मैडम ने मेरी शक्ल देखी है। ये मेरी खास बात थी। तो लेकिन कुछ लड़की ऐसी होती हैं जो मतलब घूरती ही रहेंगी, नजर ही नहीं हटाती, तो उनके साथ भयंकर मजा आता था क्लास में, पूरा लेक्चर भी गुजार देती थी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो लड़कियों को पता भी नहीं चलता था मैंने किसका क्या देखा है। चलो पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान मतलब मेरा बच्चों को लगता है बस मैडम तो पढ़ा रही है। चलो पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी मुझे सच में ऑफलाइन बहुत याद आता है। अब मैं ऑनलाइन में इतना ज्यादा घुस चुकी ना, तो कई बार सच में मिस करती हूँ। चलो भाई, ये 2 चैप्टर के बीच एक छोटा सा ब्रेक था, ताकि आपको वो चैप्टर आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और प्रेजेंट माइंड में हम आ जाएं। अब देखिए, अब बिना बिना एकदम बोले पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये संज्ञान शब्द क्या है, ठीक है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है भाई ये संज्ञान शब्द क्या है। अच्छा जी भारती, धन्यवाद। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि संज्ञान क्या है। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान होता है ज्ञान। मतलब मैं बता चुकी हूँ प्याजे में तुम्हें खूब जबरदस्त तरीके से कि संज्ञान क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ दूसरे नाम है। अब बिल्कुल हंसो मत, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ भाई। पता क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको हम लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट देना जरूरी होता है। देखिए, ताकि उनको नए चैप्टर पे कंसर्न हो जाए, पहले वाले को भूल जाए। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान शब्द से आप भली भांति वाकिफ हैं। ज्ञान, चिंतन, तर्क, मेमोरी, सब चीज संज्ञान होती है। अब इसके कुछ दूसरे नाम है ब्रूनर के सिद्धांत के। ये दूसरे नाम आप देखेंगे कि ये दूसरे नाम क्या क्या हैं। तो इसको हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसको कहते हैं। और ऑप्शन में मिलता है जीन प्याजे की थ्योरी को कहते हैं, कोहलबर्ग की थ्योरी को कहते हैं, या ब्रूनर की थ्योरी को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ब्रूनर की थ्योरी को कहते हैं। और जो ब्रूनर थे ये अमेरिका के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो ब्रूनर थे ये अमेरिका के थे साइकोलॉजिस्ट। ये कहाँ के थे भाई? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। अब देखिए, इसने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। एक बार सीधा सीधा एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसने दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी, ठीक है। तो किसने दी थी भाई? ब्रूनर ने दी थी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, छोटी सी गलती है और बड़ी गलती हो जाती है पेपर में, देखना ध्यान से। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी संज्ञानात्मक विकास, पढ़ रही हूं निशा मैं आपका। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। देखना क्वेश्चन का डिफरेंस। क्वेश्चन आए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन आए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, आज एक शब्द बड़ा ही गलत बोली, सॉरी। चलो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने। बट यहां पर आपने क्या चीज देखना है? संज्ञानात्मक अधिगम। क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। संज्ञानात्मक अधिगम, ये पेपर में क्वेश्चन आया था और सारे बच्चे गलत करके आए थे, जीन प्याजे टिक करके आए थे। उसने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ठीक है। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जे.एम. ब्रूनर ने दिया था, ठीक है, जे.एस. ब्रूनर, सॉरी नॉट जे.एम., ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर था इसका पूरा नाम। तो ये शब्द को डिफरेंस याद रखेंगे, संज्ञानात्मक अधिगम जेरोम ब्रूनर। मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन का जो है सिद्धांत वो भी किसने दिया था भाई? ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। तो वो भी किसने दिया था? ब्रूनर ने। तो ये सारे के सारे सिद्धांत ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास है। मेन थ्योरी का नाम क्या है? ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, ब्रूनर कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। ब्रूनर की संज्ञानात्मक सिद्धांत, नॉट विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत है ये, ठीक है। हाँ, तो मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानवादी भी किसको कहा जाता है भाई? ब्रूनर को कहा जाता है। और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, रीना लास्ट में दूंगी आपका आंसर। डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण, कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञानात्मक, और मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड मतलब आधारित, जो पूछताछ आधारित है। तो मीन्स ये आपको क्या है, सारे के सारे वर्ड्स याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है भाई? ब्रूनर से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ब्रूनर से। तो ब्रूनर अमेरिका के थे, न्यूयॉर्क के थे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षात्मक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, मैं बता चुकी। अब है ना, इसका जो लर्निंग है उसको ध्यान से समझिएगा। ब्रूनर ने जो लर्निंग है मतलब ये अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है।
ये क्या है, अधिगम का सिद्धांत है। इसने ये 3 अलग अलग रूपों में बताया है, ठीक है। ये अधिगम का सिद्धांत है, 3 अलग अलग रूपों में बताया है अधिगम का सिद्धांत। इसने 3 स्टेज बताई हैं। पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, मूवमेंट और एक्शंस जब डिटेल में पढ़ाऊंगी। पहली स्टेज है एक्टिव स्टेज, इनएक्टिव। एक्टिव के आगे एक वर्ड लग दिया अन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इनएक्टिव स्टेज, इसके अंदर क्या है, एक्टिविटीज के साथ कुछ कुछ एक्शन करके, एक्टिविटीज करके बच्चा सीखता है। जैसे ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, प्लेवे के साथ खेल रहा है, एक्शन मेथड से कुछ कुछ चीजें जो है सीखता है, ठीक है। दूसरी स्टेज है इसकी आइकॉनिक स्टेज। दूसरी स्टेज है कौन सी, आइकॉनिक, लर्न थ्रू द इमेज एंड आइकन्स, जब वो इमेज और आइकन से समझता है। दूसरी स्टेज कौन सी है, इमेज और आइकन्स, जब वो इमेज से समझता है, आइकन्स से समझता है, तो वो उसकी कौन सी है भाई, दूसरी स्टेज। लुक एट पिक्चर्स, जैसे कोई बच्चा कोई पिक्चर देख रहा है, कोई सिंबॉलिक देख रहा है, कोई प्रतीक देख रहा है, मतलब मूर्त चीजों के माध्यम से जब वो सीख रहा है, तो वो आइकॉनिक दूसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज होती है सिंबॉलिक, लर्न थ्रू द अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, जब वो आपकी भावनाओं से सीख रहा है। नेत मतलब एक तरह से जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, थोड़ा थोड़ा प्याजे से मिलता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा किससे मिलता है भाई, प्याजे से मिलता है। मतलब पहले में वो एक्टिविटीज कर रहा है, एक्शन कर रहा है, दूसरी के अंदर वो जो मतलब जो दूसरी स्टेज है उसके अंदर उसकी कहीं ना कहीं जीन प्याजे की तीसरी स्टेज भी आ जाती है, जिसके अंदर वो मूर्त चीजों से सीखता है। और चौथी स्टेज जैसे लर्न थ्रू द अब्स्ट्रैक्ट सिंबल, जो प्याजे की चौथी है, वो इसकी क्या है, तीसरी है सिंबॉलिक। अब इनको डिटेल से देख लेती हूँ, इनकी एज, इनका टाइम और पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इस पे 5 6 7 स्टार लगा लेना भाई, ठीक है, 6 7 8 10 स्टार लगा लेना इस पे। हाँ, अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम मेरा रिप्लाई नहीं करते, मेरा रिप्लाई नहीं करते, मेरा रिप्लाई नहीं करते, तो प्लीज सॉरी फॉर दिस। ये ऑनलाइन कोचिंग है, यहाँ मैं पढ़ाने पे काम करूंगी, ठीक है। वो कभी कभी कंटेंट के बीच रिफ्रेशमेंट देना एक अलग चीज होती है, पर आपको पता मेरा फोकस कंटेंट पे रहता है। यदि मैं आपके क्वेश्चंस को देखने लगी तो सच बताऊं मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो क्वेश्चन लास्ट के 2 मिनट में ही देखती हूँ। किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में आता तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अरे है तो ये डेवलपमेंट, आप कह रहे हो ना बुक में डेवलपमेंट लिखा है तो ये डेवलपमेंट, लेकिन अधिगम का डेवलपमेंट है, ठीक है ना, अधिगम भी बीच में है, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता की अवस्था, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रियता की अवस्था। इनएक्टिव स्टेज जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, सक्रियता की अवस्था, मतलब अवस्था, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्शन, क्रिया पर आधारित। ये जो एज होती है किस पर आधारित होती है भाई, क्रिया पर आधारित होती है। ये होती है जन्म से 18 महीने, 18 महीने बोले तो 1.5 साल, ठीक है, 18 महीने बोले तो 1.5 साल, तो जन्म से लेके 1.5 साल तक की होगी। कहने का मतलब जीन प्याजे की पहली एज से कहीं ना कहीं ये क्या करेगी भाई, मैच करेगी। जीन प्याजे की पहली एज से कहीं ना कहीं ये क्या करेगी भाई, मैच कर गई, ठीक है। तो जीन प्याजे की पहली एज से ये कहीं ना कहीं मैच कर रही है, आप ये लगा लो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको यदि इसका 0 से 2 आंसर भी मिले, क्योंकि कुछ मैं क्या बोल रही हूँ, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग मत रहे हैं, कुछ चीजों में मतभेद रहा है, सब में मतभेद नहीं रहा है। हाँ, अब देखिए इनएक्टिव एज जो कि आपकी एक्टिविटी और सक्रिया या क्रिया पर आधारित होती है, इसका टाइम होता है 0 से 2। अब आप कहोगे मैडम 0 से 1.5 करें या 0 से 2 करें, यदि ऑप्शन में 0 से 2 है तो आप 0 से 2 करके आओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 0 से 2 दिया है, ठीक है। और लेकिन जो नए साइकोलॉजिस्ट हैं, जो नए नए मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, जो नई नई किताबें आ रही हैं, 0 से 1.5 भी मानते हैं, ठीक है। और मैंने भी इवन 0 से 1.5 लिखा है, सिर्फ एनसीईआरटी में शायद 0 से 2 लिखा है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है आप 0 से 2 सही मानेंगे, लेकिन आज तक जो पेपर का एक ऑप्शन आया था उसमें 0 से 1.5 आया था, तो इसीलिए मैंने बुक में 0 से 1.5 लिख दिया था सीटेट के आंसर की के हिसाब से। बट क्योंकि उसके ऑप्शन में 0 से 2 आया ही नहीं था, सीटेट नहीं पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, किसी और स्टेट के में आया था, कि उसमें है ना 0 से 1.5 लिखा था और 0 से 2 ऑप्शन ही नहीं था। तो जब ऑप्शन ही नहीं है 0 से 2 तो आप 1.5 पे चले जाओ, तो आंसर की के अकॉर्डिंग 1.5 है बुक में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत।
इसमें जो बच्चा अंडरस्टैंड करता है एनवायरनमेंट थ्रू द एक्शंस, उसका जो भी एनवायरनमेंट होता है आसपास का, उसको वो अपनी एक्टिविटीज और अपने एक्शंस से ही मतलब समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ये जो स्टेज है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं कि जीन प्याजे की कौन सी स्टेज ब्रूनर की किस स्टेज से मिलती है। तो ये जो स्टेज है वो जीन प्याजे की सेंसोरी मोटर से मिलती है, और जीन प्याजे की जो सेंसोरी मोटर स्टेज है उसका टाइम भी 0 से 2 ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसी स्टेज से जो है मिलती है। और ये एक तरह से, ये लाइन काट दो यार, बुक वाले ने इतना मिसप्रिंट कैसे कर दिया, मैंने री रीड तो की थी। इसको मूर्त अवस्था नहीं कहते, वो मूर्त अवस्था जो होती है वो अगली के अंदर चला जाता है। इसके अंदर बच्चे में संवेदनाएं होती हैं, बच्चे में सेंसेस होती हैं, छोटे छोटे शब्द बच्चा सीखता है, इमोशंस बच्चे के अंदर होती हैं, छोटे छोटे शब्द बच्चों को सीखता है, मतलब सेंसेस के रूप में अपनी क्रियाओं को, मतलब जैसे किसी बात को मूव करना, टच करना, होल्ड करना, पैर चलाना, कट करना, मतलब बच्चा यही चीज सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जीन प्याजे की जो पहली एज है ना, वो ही ब्रूनर की पहली एज है, मतलब यही सेंसेस है, यही मूवमेंट है, यही सब कुछ है, छोटी छोटी क्रियाएं करता है, और ऐसे ही अपना एनवायरनमेंट के साथ कुछ कुछ एक्टिविटी करके अपनी सीखता रहता है, ठीक है। तो ब्रूनर का बच्चा भी ऐसे ही सीखता है, और प्याजे का बच्चा भी ऐसे ही सीखता है। अब है दूसरी एज। अब दूसरी जो एज है वो है आइकोनिक स्टेज, जिसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था बोलते हैं, आइकोनिक स्टेज। आइकोनिक स्टेज 0 से मतलब आपकी 2 से 7 साल होती है, ठीक है। इसमें के कम लिखे हुए हैं, 2 से 7 साल, यही जो प्याजे वाली होती है 2 से 7 साल। या इसके अंदर देखो, प्याजे में तो 4 अवस्था है, मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। प्याजे की तो 4 अवस्थाएं हैं और इसकी 3 है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्याजे की अवस्थाओं के जैसी है, इसलिए इसको प्याजे से कोरिलेट कर दिया जाता है। आइकॉनिक स्टेज प्रतिबिंब की अवस्था। अभी एज की बात को छोड़ दो, एज को भूल जाओ, मैं लास्ट में डिफाइन करूंगी आपको एज, एज पे काटा मारो, अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुनना। इसके अंदर बच्चा इमेज से, छवि से, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, विच इज रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ब्रूनर। ब्रूनर की कौन सी अवस्था इमेजेस से संबंधित होती है, तो कौन सी अवस्था भाई, सेकंड एज, जो आइकॉनिक एज होती है सेकंड एज होती है, तो ये इमेज से संबंधित होती है। हम्म, तो ये किससे रिलेटेड होती है, ये आपकी इमेज से, आपकी आइकॉनिक से, आपकी छवि से, इमेजेस से जो है ये क्या होती है, रिलेट होती है, ठीक है। किससे रिलेट होती है भाई, इमेजेस, पिक्चर। इसके अंदर बच्चा अपनी मेंटल इमेज फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे जीन प्याजे की जो आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है, जीन प्याजे की जो दूसरी स्टेज होती है, ये उससे मिलती रहती है। दूसरी के साथ साथ ये जीन प्याजे की तीसरी स्टेज से भी मिलती है, इसकी कुछ क्वालिटी जीन प्याजे की तीसरी स्टेज से भी आ जाती है, ठीक है। अब मेरे जो बात मैं कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आए ब्रूनर की अवस्था का टाइम क्या है, तो आप कह दोगे मैडम 2 से 7 साल है, ठीक है। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन आया था, जीन प्याजे की अवस्था को यदि हम कंपेयर करें, जीन प्याजे की अवस्था को कंपेयर करें, तो जो ये सेकंड स्टेज है ब्रूनर की, इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें जीन प्याजे की दूसरी अवस्था की भी क्वालिटी है, और इसमें जीन प्याजे की तीसरी अवस्था की भी क्वालिटी है। तो इसका मतलब इसका जो टोटल टाइम बनेगा वो दूसरी और तीसरी अवस्था को मैच करके बनेगा। तो दूसरी और तीसरी अवस्था को मैच करके बनेगा, तो इसका 2 से लगभग 12 साल तक का क्या बन जाएगा भाई, टाइम बन जाएगा। 2 से लगभग 13 साल तक का क्या बन जाएगा, टाइम। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अलग करना है, पूछ रहा है भाई ब्रूनर की एज का क्या टाइम है, तो आप कहोगे मैडम 2 साल से 6 साल है, ठीक है। ब्रूनर की एज का टाइम पूछे 2 साल से 6 साल है, लेकिन वो ऐसे पूछा था पेपर में पिछली बार, और पिछली बार मैंने उसी तरीके से पढ़ाया था कि जो ब्रूनर की सेकंड एज है वो जीन प्याजे की अवस्था से कंपेयर करें तो उसका जो टाइम अवधि होगी वो क्या होगी। तो जीन प्याजे की यदि अवस्था की बात करें तो इसमें जीन प्याजे की दूसरी अवस्था की भी क्वालिटी है और तीसरी अवस्था की भी क्वालिटी है। तो इसका मतलब जीन प्याजे की दूसरी और तीसरी दोनों अवस्थाओं को जोड़ के फिर ब्रूनर का टाइम निकालें तो टाइम निकलता है 2 से 12। बट ये तभी करोगे जब वो उसको जीन प्याजे से कोरिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ रहे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे तो आप कह देना भाई 2 महीने मतलब 2 साल से लेके 6 साल तक होती है ये एज।
ठीक है। तो इसके अंदर चिंतन मानसिक छवियों पर आधारित होता है। थिंकिंग जो है मेंटल बेस्ड होती है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ऑप्शन आ जाए। मान लो आपको मैडम दोनों ऑप्शन आ गए, 2 साल से 6 साल भी आ गया और आपका 2 साल से 12 साल भी आ गया और कोई जीन प्यासे ना पूछे, तो फिर आप 12 वाला कराना। रीजन इज दैट क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी आ रही है वो चाइल्डहुड वाली प्याजे वाली सारी आ रही है। तो ऑल ओवर एक चीज को हम जो है मर्ज करेंगे। ठीक है। तो फिर आप ये 12 साल वाली एज कराना, मतलब कंप्लीट जो मैक्सिमम एज है उसको कराना। ठीक है। अगली है सिंबॉलिक सांकेतिक अवस्था। सिंबॉलिक का मतलब सांकेतिक। इसमें बच्चा क्या करता है, संकेत, कोड, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो है करना शुरू कर देता है। किसी भी तरीके से कोई भी चीज है, कोई भी थिंकिंग है, उनके ऊपर जो एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जैसे प्याजे का बच्चा लास्ट स्टेज में करता है, तो उसी तरीके से वो अमूर्त चिंतन जो है करना स्टार्ट कर देता है। किस एज के अंदर भाई, सिंबॉलिक एज के अंदर। ठीक है। तो ये सिंबॉलिक एज के अंदर वो क्या करता है, अमूर्त चिंतन जो है करना स्टार्ट कर देता है। कौन भाई, प्याजे का बच्चा। ठीक है। तो अब देखो क्या समझे, आपने कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा समझना। देखो जीन प्याजे की अवस्थाओं से मिलती जुलती ब्रूनर की अवस्थाएं हैं, लेकिन ब्रूनर ने 1 2 3 अवस्थाएं दी है। पहली है अनएक्टिव स्टेज। बस पॉइंट्स याद रखना है, एजेस पे इतना क्लैश नहीं होता है। पॉइंट याद रखना है कि भाई आपको ये याद रखना है कि जीन प्याजे के हिसाब से जो बच्चा है वो एक्टिविटी से सीख रहा है, सेंसोरी से सीख रहा है, तो ब्रूनर की किस अवस्था से संबंधित है, पहली अवस्था से संबंधित है। ठीक है। तो पहली अवस्था से संबंधित है। दूसरी अवस्था कॉन्सेप्चुअल है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर प्रतिमा है, उसमें बच्चे में भाषा जिज्ञासा सब कुछ आ जाता है। भाषा जिज्ञासा अमूर्त चिंतन, सॉरी मूर्त चिंतन सब कुछ आ जाता है, तो वो दूसरी एज से मिलता जुलता हो जाता है। और तीसरी एज के अंदर जो वो जीन प्याजे का जो अब्स्ट्रैक्ट है, चिंतन है, थिंकिंग करने लग जाता है, तो वो तीसरी अवस्था है। तो बस आपको जो ज्यादातर पेपर में पूछेगा ना, वो अवस्थाओं के नाम पूछेगा, क्योंकि पता है क्या, ये चैप्टर्स अभी हाईलाइटेड होने लगे हैं, पहले ये चैप्टर्स हाईलाइटेड नहीं थे। तो जो चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं बेटा, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर वाला चैप्टर अलग है, उसके तो 5 लेयर हैं वातावरण की, वो अलग है। ये ब्रूनर है, ब्रूनर ये संज्ञानवादी है। जैसे प्याजे कोहलबर्ग वगैरह पढ़े हैं हमने वाइगोत्स्की की, तो उन्हीं का भाई बहन है ये, मतलब उन्हीं से मिलता जुलता ये पर्सन है। तो इसलिए हम इसको संज्ञानवादिता की श्रेणी के अंदर इसको जो है हम ले जाते हैं। ठीक है। इसको हम संज्ञानवादिता की श्रेणी में ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। आई थिंक इसकी तीनों एज आपको क्लियर है। तीनों एज के टाइम पे कोई कंफ्यूज मत होना। पहले का टाइम 0 से 2 कर देना, 0 से 2। देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन बता रही हूँ, यदि वो ऑप्शन हो तो आप वो कर देना, नहीं तो जो बुक में लिखे हैं वो कर देना। पहली का 0 से 2 करोगे, दूसरी का 2 से 12 करोगे, और तीसरी का आप 12 साल के बाद का करोगे। ठीक है। तो 2 से 12 करोगे और तीसरी का आप 12 साल के क्या करोगे भाई, बाद करोगे। तो इस तरीके से जो है आपको एज का सिस्टम है वो लर्न रखना है। ठीक है। तो 12 के बाद का करोगे। और आज रात को मैं YouTube पर इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी और भी ज्यादा हो जाए। 9 बजे जो CDP सीरीज है उसमें इसी और प्याजे को कोरिलेट करके क्वेश्चंस को मिक्स मैच कर दूंगी। ठीक है। नहीं तो इसके 3-4 ही क्वेश्चन बनेंगे। सुनो, आज रात को नहीं करवाऊंगी क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस में क्लास थोड़ी ना हो जाएगी। मैं अभी डिस्कस कर दूंगी आपकी क्लास के अंदर ही। ठीक है। यूट्यूब पर नहीं करवाऊंगी क्योंकि वैसे भी ये जो स्टैंडर्ड के टॉपिक है उनको पेड कोर्स में ही मैं रखती हूँ, ताकि पेड कोर्स वाले बच्चों को स्पेशल फील होता रहे कि स्पेशल पढ़ने को मिलता है। ठीक है। तो यूट्यूब पे तो मैं पर्सनैलिटी के क्वेश्चन करवा दूंगी आज। तो इसके क्वेश्चंस मैं क्लास में ही डिस्कस करके जाऊंगी ताकि आपकी क्लैरिटी अपने आप हो जाए। आपको यही डिस्कस कर दूंगी। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब इतना सा पॉइंट तो सबको पता चल गया, 3 एज है और कंफ्यूजन कहाँ है, सिर्फ एज पे ही तो है। तो क्यों तुम कंफ्यूज हो रहे हो? जब मैंने बोल दिया 0 से 2 आए तो 0 से 2 करना, 2 से 12 आए तो 2 से 12 करना, 12 से 18 कर देना। नहीं नहीं तो अपने ये वाले एज कर देना जो कि लिखी पड़ी है, मतलब 0 से 1.5 साल और 1.5 साल से 7 साल, 7 से 13 साल, बस। तो मतलब इतनी सी बात बताइए ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी उन ऑप्शंस को देना है जो एनसीईआरटी में है, सेकंड प्रायोरिटी उन ऑप्शंस को देना है जो सारी दुनिया लिखती है। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर को हम क्लेम कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाला तो कोई सीन अब रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब देखिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनना। क्वेश्चन आता है कि स्पाइरल करिकुलम किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम, 2-3 मेन पॉइंट है, बस वो याद रखना। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये भी ब्रूनर ने दिया था। ठीक है। इसके अंदर क्या था भाई, मतलब इसके अंदर क्या था, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं, मतलब
कहने का मतलब स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल ये होता है एक चीज कभी देखो, ये होता है स्पाइरल, मतलब चीज रुक रही है, पहले धीरे है फिर तेज है फिर धीमे है फिर तेज है, रिवीजन कर रहे हैं हम फिर कहीं रुक जाते हैं फिर पढ़ने लग जाते हैं। तो स्पाइरल जो मतलब सिद्धांत है, स्पाइरल लर्निंग का सिद्धांत है, तो वो किसने दिया था, ब्रूनर ने। बस इतना सा याद रखना है, जो मैं पॉइंट बताऊं ना आपको उन पे काम करना, आपको बाकी लाइन क्या लिखी पड़ी है आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम, बस कि स्पाइरल अधिगम किसने दिया था भाई, तो इसने दिया था। अब एक और वर्ड याद रखना, स्कैप फोल्डिंग, आपने पढ़ा होगा, वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग पर काम किया था, लेकिन क्वेश्चन ये है ना, जो स्कैप फोल्डिंग शब्द है उसको पहली बार किसने यूज किया था, जैसे बुद्धि पर काम तो बीने ने किया था, लेकिन बुद्धि शब्द पहली बार गाल्टन ने यूज किया था, ठीक है। बुद्धि पर काम तो बीने ने किया, लेकिन बुद्धि शब्द पहली बार गाल्टन ने यूज किया। तो उसी तरीके से ध्यान रखना, स्कैप फोल्डिंग शब्द, यदि क्वेश्चन आए ना, स्कैप फोल्डिंग शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया, तो स्कैप फोल्डिंग शब्द पहली बार ब्रूनर ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, ब्रूनर ने किया था, और वाइगोस्की ने उसके ऊपर फिर काम किया था अपने हिसाब से, ठीक है। तो इतना सा पॉइंट याद रखना। अब इसके अंदर एक चीज और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है संरचनावादी, ठीक है, वो याद रखना है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको आप बोलते हो संरचनावादी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये क्या होता है भाई, संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविज्म इसका क्या मतलब होता है, संरचनावाद क्या क्या होता है समझो, निर्मितिवाद, संरचनावाद, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा खुद कुछ करता है। आप जब खुद कुछ करते हो, अपने तरीके से कुछ सीख रहे हो, अपने तरीके से पढ़ रहे हो, किसी भी काम में किसी भी तरीके से अपने आप किसी भी काम को आप कर रहे हो, ठीक है। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर रहा है, मतलब हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, हिंट आपको थोड़े बहुत दे सकता है, बट आप सारा काम खुद करते हो, खुद क्रियाएं कर रहे हो, खुद समझ रहे हो, खुद सीख रहे हो, तो संरचनावादी होता है, ठीक है। तो जेरेम ब्रूनर भी इस शब्द पर जोर देता है, मीन्स ये क्या कहता है कि जो छात्र होते हैं वो खुद से सीखते हैं, उनका जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो मतलब खुद जो है क्रियाएं करते हैं। देखो मैं दो चार पॉइंट बता देती हूँ जो आपको ब्रूनर के सिद्धांत में याद रखने हैं। मीन्स ये क्या कहता है कि बच्चों को ऐसे मत पढ़ाओ कि आप उनको पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ पढ़ाना नहीं होता, मुझे सिखाना होता है, मुझे पढ़ाने से तो मतलब ही नहीं है, पढ़ाते तो सब है, पढ़ना नहीं होता, हमेशा बच्चों को सिखाना होता है। बच्चों को वो टीचर थोड़ी ना चाहिए होता है जो पीएचडी होल्डर हो, जो रट्टू तोता हो और चीजों को बस आपको बता के और पढ़ा के चला जाए, वो क्या ही करना बच्चों को। बच्चों को तो वो टीचर चाहिए जो बच्चों के जैसा हो, जो जिज्ञासु हो, जो उनके साथ घुल मिल के खेले। बच्चे तो उसी से खुश होंगे ना भाई, जो तुम्हारे लेवल पे आके बात करे, है ना, जैसे तुम वैसी मैं। तो वो वाली थिंकिंग यदि है तो मतलब मजा आता उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, और उसका क्या ही मजा आएगा, टीचर आया ऐसे बन गया, पढ़ो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक शुरू करके टॉपिक खत्म करके उसके फेस पे ये टॉपिक खत्म हो गया, मतलब ऐसा टीचर थोड़ी ना मजा आएगा। जब आप मेरे से यार 2 घंटे मेरे साथ पक रहे हो, बोर हो रहे हो, मतलब मैं तुम्हें 2 घंटे पका रही हूँ, तो मुझे अधिकार है तुम्हें इंजॉयमेंट करते हुए पकाने का, मतलब तुम्हें ऐसे सीरियस वाला पढ़ाने का नहीं है। तो बिल्कुल ब्रूनर कहता है ज्ञान वही होता है जो बच्चों के दिल में आए, मतलब बच्चे दिल से उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, मानसिक मेंटल लेवल से ग्रहण कर रहे हैं, ना कि कोई बोझ समझ के ग्रहण करें। तो ऐसा अधिगम बच्चों को देना चाहिए। तो इस अधिगम को हम क्या बोलते हैं, निर्मितिवाद, क्योंकि ऐसा अधिगम स्थायी होता है। तो निर्मितिवाद को इंग्लिश में संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, यही शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये छात्र सेंटर्ड है। ब्रूनर कहता है कि बच्चों को सिखाओ भाई, बच्चों का सिद्धांत होना चाहिए। जो हमारे पास प्री नॉलेजेस हैं उनसे, एक्सपीरियंस से हम काम करते हैं, प्री नॉलेज से हम काम करते हैं, खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो चीज हमें आती है उससे जो चीज नहीं आती हमें उसमें काम करते हैं, ठीक है। और बच्चा अन्वेषण बनता है, मतलब खोजी बनता है, कुछ कुछ चीजें खोजता रहता है। टीचर तो सिर्फ सुविधा देता है, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको कभी कभी कहीं कहीं दे देता है, और पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती। ध्यान से सुनिएगा, ब्रूनर कहता है कि मेरा जो अधिगम है उसमें किताबों की जरूरत नहीं है, उसमें बच्चों से ही इंटरेक्ट करो, बच्चों से ही मतलब मजे लो, और बच्चों से ही बातें पूछो, ठीक है। ज्यादा किताबी ज्ञान को बीच में नहीं लाना, किताबों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई में थोड़ी थोड़ी किताबों की जरूरत है। इस बात में मैं ब्रूनर, उसका मतलब समझ रहे हो कि ब्रूनर किताबी ज्ञान को महत्व नहीं देता, मतलब बिल्कुल सही है भाई, रट्टू तोता नहीं बनना, ये वही वाली सेंस है, ठीक है। आप पूरे ग्रुप में आके जो है चर्चा करते हो, तो ये क्या है, निर्मितिवाद, ठीक है। स्कैफोल्डिंग शब्द सबसे पहले इसने दिया था। अब ये जो निर्मितिवाद है भाई, ये 3 टाइप का है।
जो निर्मितिवाद है ये 3 टाइप का है। ये जो अब बता रही हूं इसको पीजीटी के अलावा कोई भी बच्चा बेशक ना करे, ठीक है। निर्मितिवाद है, सिर्फ पीजीटी वाला बच्चा इसको करे, टीजीटी वाला भी छोड़ दे बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा ये मुझे पता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, जो निर्मितिवाद होता है ये 3 तरीके से होता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो 3 तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले संज्ञानात्मक निर्मितिवाद, मतलब संज्ञान का मतलब बच्चा और वातावरण, जैसे जीन प्याजे ने बोला है, ठीक है। बच्चा वातावरण के साथ सीख रहा है तो वो संज्ञानात्मक निर्मितिवाद हो गया। जैसे कि जीन प्याजे ने बोला है, ब्रूनर ने बोला है कि बालक अपनी एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, संज्ञानात्मक निर्मितिवाद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक निर्मितिवाद बोलते हैं। दूसरा होता है सामाजिक निर्मितिवाद, मतलब समाज से सीख रहा है। इन शब्दों को देख के कंफ्यूज मत होना कि यार मैडम क्या ही क्या पढ़ा रही है, ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया। निर्मितिवाद तुमने पढ़ ही लिया, मतलब खुद से करना, खुद से सीखना, खुद का क्रिएट करना। तो ब्रूनर कहता भाई ऐसे ही पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। बस ये कहता है कि 3 प्रकार से होता है मेरा निर्मितिवाद। एक तो संज्ञान होता है, संज्ञान मतलब मैं पढ़ा पढ़ा के थक चुकी हूँ, आपकी खुद की क्रिया और वातावरण की इंटरेक्शन, दैट इज संज्ञान, ठीक है। और सामाजिक, जब समाज से रिलेट हो गया तो सामाजिक निर्मितिवाद कौन है भाई, अपना वाइगोस्की, पता होगा आपको। फिर है एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल का मतलब होता है जिसमें ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से निर्माण करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो रेडिकल निर्मितिवाद ब्रूनर हो गया। अब ध्यान से देखिए, आप कहोगे मैम ब्रूनर तो संज्ञानात्मकवादी भी हो गया। बिल्कुल, ब्रूनर संज्ञानवादी है लेकिन ये आधुनिक संज्ञानवादी है, ठीक है। संज्ञानवादी है लेकिन मॉडर्न संज्ञानवादी है। प्याजे संज्ञानवादी है लेकिन पुराने वाला, ये मॉडर्न है, आधुनिक है। तो इसने कहा मैं आधुनिक हूं, मैं तो ऐसा हूं कि बच्चों को सिखाने पर जोर देता हूं कि भाई तुम अपना दम लगाओ और सीखो। तो इसने अपने संज्ञान को एक नया नाम दे दिया, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसको हम, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ब्रूनर को कैसा कंस्ट्रक्टिविज्म की श्रेणी में रखा जाता है, रेडिकल। रेडिकल कह दो, आधुनिक कह दो, मॉडर्न कह दो, जिसमें व्यक्तिवाद होता है, मतलब खुद करके सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। संज्ञान में क्या है, खुद और वातावरण, ठीक है। समाज में क्या है, समाज। रेडिकल के अंदर क्या है, खुद लेकिन खोजी तरीके से, खोजी तरीके से चीजों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो जो चीज है, ठीक है, सामूहिक रूप से विशेष परिस्थितियों में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था तुम्हारा जेरोम ब्रूनर, जो कि भैया बच्चों को बहुत भयंकर वाले तरीके से टेंशन होती है, ब्रूनर करवा दो मैडम, ब्रूनर करवा दो, क्या होता है ये ब्रूनर। तो कुछ नहीं हुआ इस ब्रूनर में, क्या ही मिला तुम्हें इस ब्रूनर में बताना, सिर्फ इतना सा मिला। कितना मिला इस ब्रूनर में, 3 बातें बताई इसने, अपनी 3 एज बताई। अब कोई बच्चा ये मत कहना मैं एज पे कंफ्यूज हूं मैडम, मैं टाइम पे कंफ्यूज हूं। टाइम मैंने बता दिया, 0 से 2, 2 से 12 और 12 से ऊपर। यदि वो ऑप्शन आए तो वो टिक कर देना, अदरवाइज 0 से 2 और 2 से 7 और 7 से 11 वाली, जो ऑप्शन आए, दोनों ऑप्शन आ जाए तो जो ज्यादा वाली एज है उसको करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखी है। तो मुझे लगता है अब आप ये मत कहना मैं कंफ्यूज हो गया जी। अब बात कर लेती हूँ इसके क्वेश्चंस की। इसके गिने चुने 4 क्वेश्चन है, मैं यूट्यूब पर नहीं करवाऊंगी, यूट्यूब पे मैं कोई चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि कुछ यूनिकनेस तुम अपने पास रखो भाई, औरों से बेटर तभी तो परफॉर्म करोगे, पैसे लगाने का तभी तो फायदा होगा ना। जब तुम देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम अच्छा पैसे हो, आप ऐसे पार्शियलिटी करते हो, मतलब जब हम यूट्यूब स्टूडेंट थे तो आप ऐसे पार्शियलिटी करते हो। तो हाँ भाई मैं थोड़ी सी पार्शियलिटी करती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट से मुझे बहुत बहुत प्यार है, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी पार्शियलिटी करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे ऐप पे कोर्स लेते हैं, सीधी सी बात है, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए ट्रस्ट, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा बनता है। तो इसकी 3 ही बात है, सुनते चले जाओ, 1 मिनट बाद चले जाना जीके में। 3 ही बात है कि ये आएगा कि शिक्षा का जो ये कॉन्सेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट टीचिंग है, 3 ही क्वेश्चन है इसके, तो क्वेश्चन लर्निंग पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक तो ये है कि कॉन्सेप्ट टीचिंग किसने दिया है शिक्षा में, पूछ ले भाई कॉन्सेप्ट टीचिंग किसने दिया है, संप्रत्यय अवधारणा से संबंधित शिक्षा तो ब्रूनर ने दी है। फिर पूछ लेगा ब्रूनर ने कितने स्टेप में दिया है, 3 स्टेप में दिया है, ठीक है। इसने किस पहलू पर बल दिया है, तो इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बल दिया है। फिर क्या पूछेगा कि इसके मतलब जो, फिर इसकी जो 3 एज है, एग्जाम में इसकी एज लिख देगा, साथ में कोई प्याजे की एज लिख देगा, पूछ लेगा ब्रूनर की कौन सी एज नहीं है, ठीक है। या ये देगा ये मॉडल जो है इसने कब दिया था भाई, तो 1956 में दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसका ये पूछ लेगा कि जो तार्किक रूप से प्याजे का बच्चा जो तार्किक चिंतन करता है,
तो इसका बच्चा कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन करता है, तो वो दूसरी अवस्था में करता है। बस और कुछ नहीं पूछेगा, प्याजे से मैच करके या इसकी अवस्थाओं को सीक्वेंस में लगा लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो बाकी कोई क्वेश्चन इसका नहीं बनेगा जो मैंने बताया, या निर्मितिवाद, बाकी इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है भाई। सो होप सो आज की क्लास आपको क्लियर है। जीके क्लास स्टार्ट होगी तो चले जाओ, फटाफट भाग जाओ, जीके क्लास देख लो। और